हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी बाय विलियम एम्पसन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाय साइड विलियम एम्पसन की फ़ोटो है और दाएं साइड पर उनके द्वारा लिखी गई बुक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। यूजीसी नेट पर भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी का ईयर पूछा गया था, तो उसका आंसर था 1930। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इज अ वर्क of literary criticism by William Empson, which was first published in 1930. The book is organized around 7 types of ambiguity that Empson finds in the poetry he discusses. तो दो तरह की पोइट्री को उन्होंने डिस्कस किया है इस 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी में। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? अनक्लियरिटी, जिसमें कुछ स्पष्टता नहीं होती है, उसे बोलते हैं एम्बिग्विटी। तो वो 7 टाइप्स की है। खैर, उसके बाद फर्स्ट प्रिंटिंग अमेरिका में हुआ। अमेरिका में न्यू डायरेक्शन में 1947 में से पब्लिश कराया गया था। द वर्ड एम्बिग्विटी मीन्स अ सिंगल वर्ड हैविंग मोर देन वन इनडिटर्मिनेट मीनिंग। एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है? एक वर्ड के क्या हो रहे हैं? एक से ज़्यादा मतलब है, वो भी इनडिटर्मिनेट है, मतलब वो क्लियर नहीं है। Empson's 7 types of ambiguity presents the different kinds of ambiguity or types of logical disorder in the order of increasing distance from simple statement and logical exposition। तो ambiguity 7 types of ambiguity में क्या है? वो किस तरह की different kinds of ambiguity को present करता है, जिसमें simple statement, logical exposition ये सब क्या है? ये increase हो रहा है distance, जिसमें logical disorder इसमें increase हो रहा है। मतलब फिर से अगेन वही बात आती है इन अ नटशेल कि वो क्लियर नहीं है, उसमें लॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है एक डिस्टेंस में। मेटाफर, सबसे पहले जो हमारा एक एम्बिग्विटी देखने को मिलती है वो मेटाफर में देखने को मिलती है, क्योंकि मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन होता है ना। तो अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनदर थिंग। एक चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है। इट्स यूज टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट लाइक बट हैव समथिंग इन कॉमन। लेकिन उसमें क्या है? दोनों के दोनों सेम नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें कॉमन होती है। जैसे कि हर आइज वर डायमंड्स, उसकी आंखें डायमंड्स की तरह हैं। देखिए, आंखें भी चमकती हैं और डायमंड्स भी चमकते हैं, तो दोनों में इतनी सिमिलैरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आइज जो हैं वो डायमंड्स हैं। यहाँ पर इसलिए मेटाफर यूज हुआ है। इसमें एज और इसमें लाइक का यूज नहीं किया है। तो एज होता तो एज और लाइक का यूज होता तो क्या होता? स्मिली का यूज किया होता। लेकिन यहाँ बिना इसके यूज किया है, तो यहाँ पर ये मेटाफर है। अब हम बात करेंगे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी में पहले एम्बिग्विटी का। पहले एम्बिग्विटी है मेटाफर, दैट इज व्हेन टू थिंग्स आर सेड टू बी अलाइक व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ऐसी दो चीज़ें जिन्हें कहा जाता है कि वो सेम है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट की तरह सेम होती है, उसकी सिमिलर होती है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसमें दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेरिजन किया जाता है। जैसे वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में जॉन डन ने 2 कंपास की जो है कंपास होते हैं उसे कंपेयर किया 2 लवर्स से, उसे बोलेंगे कॉन्सेप्ट। सेकंड, 2 और मोर मीनिंग्स आर रिसॉल्व्ड इनटू 1, जिसमें 2 मीनिंग्स होती है वो किसी एक में आए। एम्पसन कंसीडर्स दिस एज यूजिंग 2 डिफरेंट मेटाफर्स। तो इसे किस तरह से बोले? 2 डिफरेंट मेटाफर्स को हम किसी एक में ले आए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें एक कलर का नाम ले ब्लू, ब्लू से हमें क्या मिलता है? जैसे ब्लू का मतलब ओशन, ब्लू का मतलब है स्काई। तो ये 2 डिफरेंट मीनिंग्स हैं, स्काई और ओशन। लेकिन ये अगर इन्हें एक कर दे तो हम एक करने का मतलब क्या है? एक का मतलब है कि ब्लू, वापस वो ब्लू पे आ जाएगा। तो 2 डिफरेंट मेटाफर्स है, लेकिन बात सिर्फ एक से हो रही है, ब्लू कलर से। नेक्स्ट, 2 ideas that are connected through context can be given in one word simultaneously, which is otherwise called pun। तो 2 आइडियाज़, अभी 2 डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो राइटर के माइंड में है। तो उसने जब कुछ लिखा, उसके माइंड में 2 आइडियाज़ हैं, वो किसी एक वर्ड से कनेक्टेड है, तो उसे बोलेंगे हम यहाँ पर हमारा थर्ड टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, और इसे हम पन भी बोलेंगे। फोर्थ, 2 और मोर मीनिंग्स दैट डू नॉट एग्री बट कंबाइन टू मेक क्लियर अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द ऑथर। देखिए, अब क्या होता है कि हमारे पास फिर से 2 मीनिंग्स हैं जो कि एग्री नहीं करती हैं, एक दूसरे की बातों से एग्री नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें कंबाइन किया जाए तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर कर देती हैं। उस ऑथर के कॉम्प्लिकेटेड माइंड को, जिसमें वो थोड़ा फंसा हो, उसे क्लैरिटी दे देती हैं। ठीक है, इसे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स भी बोलेंगे। अब 5th नंबर पर आता है हमारे पास, व्हेन द ऑथर डिस्कवर्स हिज आइडिया इन द एक्ट ऑफ राइटिंग
मतलब जब एक्ट ऑफ राइटिंग में हमें क्या मिलती है, आइडिया मिलता है ना। एम्सन डिस्क्राइब्स अ सिमिली दैट लाइज हाफवे बिटवीन टू स्टेटमेंट्स मेड बाय द ऑथर। देखिए ऑथर ने कुछ लिख लिया अपने एक्ट ऑफ राइटिंग में, उस समय वो जो भी आइडिया था उसके मन में, अब रीडर उसे पढ़ रहा है, तो रीडर जब उसे पढ़ रहा है तो क्या होगा कि उसके वो ट्राई करेगा कि जो भी राइटर ने जिस इंटेंशन से लिखा है वो उसे समझ में आए, है ना। तो वो उसके मन में भी दो स्टेटमेंट बनेंगे, या राइटर ऑथर के लिखते समय या जो राइटर है उसके पढ़ते समय। तो जो दो स्टेटमेंट है वो दोनों कंपेयर होंगे, वो एज ए सिमिली की तरह होंगे, है ना। तो उस समय जब ऑथर ने लिखा था तो उसके माइंड में भी टू आइडियाज़ थे। तो दो आइडियाज़, एक में वो किसी पॉजिटिव बात बोलता है, एक में वो नेगेटिव बात बोलता है। तो ये दोनों को कंपैरिजन करके जब बात की जाए तो बीच में एक स्मिली से आती है, तो उसको एम्सन ने डिस्क्राइब किया है। आगे मैं आपको पोइट्री में उस बारे में बताऊंगा। सिक्स्थ में आते हैं हम। When a statement says nothing and the readers are forced to invent a statement of their own। अभी क्या है, जब राइटर ने कुछ नहीं बोला, राइटर ने कोई मैसेज नहीं दिया, लेकिन पढ़ने वाले ने, जैसे रीडर रिस्पॉन्स में क्या होता है, उन्होंने खुद ही एक मीनिंग निकाल दिया उसका स्टेटमेंट का, मोस्ट लाइकली इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द ऑथर, जिसमें उनका ऑथर से कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे ऑथर ने कुछ नहीं कहा लेकिन हमने उसका मीनिंग निकाल दिया, एक कॉन्क्रीट थॉट है वो। सेवंथ, टू वर्ड्स दैट विद इन कॉन्टेक्स्ट आर अपोजिट्स दैट एक्सपोज अ फंडामेंटल डिवीजन इन द ऑथर्स माइंड। तो टू वर्ड्स हैं, वो कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन वो क्या होता है, ऑथर के माइंड का एक फंडामेंटल डिवीजन बता देते हैं, उसे एक्सपोज कर देते हैं। तो ये है हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। अब हम देखेंगे कि राइटर ने हमें कौन सी 2 पोम्स के बारे में बात करी है। तो सबसे पहली पोम है जेराल्ड मैनली हॉपकिंस की द विंड ओवर टू क्राइस्ट द लॉर्ड। सबसे पहली पोम, इसके बारे में उन्होंने एम्सन ने बात करी है। तो जेराल्ड मैनली हॉपकिंस द विंड ओवर टू क्राइस्ट द लॉर्ड कन्वेज द इनडिसीजन इन द माइंड ऑफ द ऑथर अबाउट गॉड एंड नेचर। तो देखिए दो चीज़ों के बारे में बात है, एक तो गॉड का आइडिया है और एक नेचर का आइडिया है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी वो थोड़ा अनक्लियरिटी रखता है, कन्फ्यूज्ड स्टेट में है वो। द ऑक्टेव डिस्क्राइब्स द फ्लाइट ऑफ द बर्ड। देखिए ये जो पोम है ये 2 पार्ट्स में है ना, तो उसका जो ऑक्टेव वाला पार्ट है वो उसमें क्या हो रहा है, फ्लाइट ऑफ द बर्ड, वो फ्लाइट ऑफ द बर्ड का जिक्र हो रहा है। एंड इन द सेस्टेट देयर आर 2 पार्ट्स, है ना। सेस्टेट, ये ऑक्टेव और सेस्टेट 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या हो रहा है, फ्लाइट ऑफ द बर्ड। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्ड एंड द बर्ड इज कंपेयर्ड विद क्राइस्ट, और जो बर्ड है वो क्राइस्ट से कंपेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफर है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेस्टेट इज अबाउट हिज मेमोरीज एंड एप्रिसिएशन फॉर क्राइस्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, वो क्राइस्ट को एप्रिसिएशन कर रहा है, मतलब उसको एप्रिशिएट कर रहा है क्राइस्ट जी को। तो पहले वाली मेमोरी भी है और उनको क्राइस्ट को एप्रिशिएट भी कर रहा है। पर कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ भी लिखे हैं, देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़। जैसे पहले द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्ड्स फ्लाइट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल विच रेफर्स टू नेचर, ठीक है। तो बर्ड्स जो फ्लाइट है वो क्या है, नेचर की तरफ। वेयर इज द ग्रेटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट विच इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू रिलीजन। जब जीसस क्राइस्ट की बात आती है तो चीज़ें रिलीजन से जुड़ जाती है, और एक तरफ नेचर की बात आती है। देयर इज ए रेफरेंस टू द एक्टिव फिजिकल ब्यूटी ऑफ द वर्ड वर्सेस द पोइट्स पेशेंस स्पिरिचुअल रिनंसिएशन। तो यहाँ पर क्या है, देखिए फिर से एक रिलीजन और एक नेचर। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है एक्टिव फिजिकल ब्यूटी का, जो बर्ड की जो ब्यूटी है, और जो या फिर उसके साथ ही पोइट का जो पेशेंस है, स्पिरिचुअल पेशेंस, मतलब दोनों का एक तरह से कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आता है। या तो वो नेचर की, फिर या तो बर्ड की फिजिकल ब्यूटी को लेकर है, या तो फिर वो रिलीजन को लेकर है। एक्चुअली 2 स्टेटमेंट में वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड है पोम। पहले पार्ट में नेचर की बात, सेकेंड पार्ट में रिलीजन की बात, इस तरह से बातें आती हैं। नेक्स्ट में, इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज आर द बर्ड्स लाइफ ऑफ एक्शन। दूसरे शब्दों में कहेंगे कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज जो है वो बर्ड्स लाइफ ऑफ एक्शन, बर्ड्स की लाइफ के ऊपर है। एंड द पोइट्स डिसीजन टू ऑप्ट फॉर द लाइफ ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी कि वही रिलीजन जैसी चीज़ों पर। तो या तो वो उसके बारे में लिख रहा है, या तो फिर वो बर्ड्स के लाइव एक्शन के बारे में लिख रहा है। सो द पोइट्स एक्शन बिकम्स इन एक्शन, तो उसका जो एक्शन है वही क्या बन जाता है, इन एक्शन बन जाता है। ही सेक्रीफाइसेस हिज वर्क बाय बर्निंग हिज वर्क्स इन द फायर व्हेन ही बिकम्स अ जीसूट। जीसूट मतलब मीनिंग क्या है, अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। तो अगेन जब वो पूरा नेचर के बारे में लिख रहा है, फिर वो अगेन जीसस के बारे में लिख रहा है, तो वहाँ रिलीजन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो वो पोम में थोड़ा एक सही तालमेल नहीं बैठ रहा है ना। तो अपने ही एक्शन के अपोजिट एक इनएक्शन क्रिएट कर ले रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ वर्ड्स इन पोम। देखिए वर्ड्स का किस तरह से इस पोम में दिखाया, कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह से हो रहा है। एक वर्ड है इसमें बकल नाम से, बकल करके, विच रेफर्स टू गेट रेडी, है ना। द अदर कॉन्ट्रडिक्शन द पोम आर रेफरेंस टू द वर्ड्स बकल्स। बकल्स एक वर्ड है, इसका मतलब है गेट रेडी,
एक तो है टू बिकम मोर स्पिरिचुअल, सबसे पहले ये दिखाता है, एंड दूसरा जो मीनिंग है वो है प्रिवेंट एक्शन। जैसे कि मैंने पहले कहा था ना, ब्लू मतलब स्काई और ब्लू मतलब ओशन, वैसे ही बकल, बकल के भी दो मीनिंग है, एक है गेट रेडी टू बिकम मोर स्पिरिचुअल, ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, और प्रिवेंट एक्शन दूसरा बता रहा है, प्रिवेंट एक्शन ऑफ राइटिंग पोइट्री, मतलब उसको रोकना, एक्शन को रोकना। द वर्ड्स यूज्ड फॉर बोथ दीज एक्शंस आर कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब थोड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो रहा है यहाँ पर। द वर्ड सीलन, अब ये सीलन जो है रेफर्स टू फ्रो इन द ग्राउंड, इसको भी रेफर कर रहा है, और फ्रोइंग द हार्ट, इसको भी वो रेफर कर रहा है, दो चीज़ों को रेफर कर रहा है। तो एक ही मेटाफर हम, मतलब एक ही वर्ड को यूज कर रहे हैं टू मेटाफर्स, टू डिफरेंट मेटाफर्स के लिए, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ये। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जॉर्ज हर्बर्ट्स की पोम है द सैक्रिफाइस। तो सेकंड पोम जो है वो है द सैक्रिफाइस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी दो पोइट्री हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए द स्पीकर इन हिज पोम इज जीसस क्राइस्ट, इसमें जीसस क्राइस्ट स्पीकर है एज इंटरप्रेटेड बाय एम्सन। द स्पीकर इज स्पीकिंग विथ पैथेटिक सिंप्लिसिटी an innocent surprise that people should treat him so and a complete failure to understand the case against him। देखिए एक तरह से इसमें क्या हो रहा है, एक इनोसेंट सरप्राइज है दैट पीपल शुड ट्रीट हिम टू, मतलब उन्हें काफ़ी इनोसेंट मानना चाहिए, और दूसरा कंप्लीट फेलियर भी है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ लाइनें भी हैं। क्या लाइनें देखिए, दे डिड एक्यूज मी ऑफ ग्रेट विलेनी दैट आई डिड ट्रस्ट into the deity who never thought that cry robbery was ever grief like mine, है ना। तो नीचे उसमें लिखा है इन दिस लाइन्स द एक्यूजेशन ऑफ द डीटी टू अ रॉबर इज कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब या तो डीटी या तो रॉबरी, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है इसमें। एम्सन रेफर्स इन द सैक्रिफाइस अबाउट द डिवीजन इन द ऑथर्स माइंड, मतलब ऑथर के माइंड में जो डिवीजन चल रहे हैं दो चीज़ों पर, बिटवीन रिएक्शन अगेंस्ट द क्रूएल्टी ऑफ क्रूसिफिकेशन, है ना, मतलब एक तरह से वो थोड़ा उनको क्रूसिफाई कर दिया गया, तो थोड़ा वो इसके लिए अगेंस्ट है, क्रूएल्टी है, इसको क्रूएल्टी माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का सूली पर चढ़ाना उनको, वो थोड़ा क्या था, वो काफ़ी क्रूएल्टी है। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइस्ट डेथ एज अ स्वीट सेक्रीफाइस, अब उसको एक स्वीट सेक्रीफाइस भी माना जाता है। देखिए पहले तो कहा जाता है ये तो बहुत क्रूएल्टी है, तो आपने उनको मार दिया, सेकंड में उनको कहते हैं ये तो सेक्रीफाइस हो गए, है ना, तो मतलब उसको शहीद माना गया, ऐसा कुछ भी, मतलब सेक्रीफाइस हो गया वो, है ना, किसी चीज़ के लिए। तो ये दो चीज़ें जो हैं एक तरह से तालमेल बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के चल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम सेड दैट आई द टेम्पल ऑफ टू द फ्लोर इन 3 days रेज्ड एंड रेज्ड एज बिफोर। तो इसमें देखिए रेज्ड, जेड वाला रेज्ड, और एक रेज्ड RAISED, ये दोनों एम्बिग्यूअस हैं, ये दोनों एक अनक्लियरिटी दिखाते हैं। दीज वर्ड्स में बी कंसिडर्ड इन डिफरेंट वेज, इन्हें डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। इन वन वे वी कैन से दैट रेज्ड RAZED मीन्स डिस्ट्रॉइंग द चर्च, एक इसका मतलब है डिस्ट्रॉइंग द चर्च। इन अनदर वे वी कैन से दैट रेज्ड मीन्स बिल्डिंग अप द चर्च, तो एक है बिल्डिंग अप, एक है डिस्ट्रॉइंग, फिर से कॉन्ट्रडिक्ट। हर्बर्ट हेयर यूजेस अपोजिट वर्ड्स का यूज करा है, बट इट इज मोर इफेक्टिव, लेकिन थोड़ा इफेक्टिव है। एम्सन कोट्स स्टैंजास फ्रॉम जॉर्ज हर्बर्ट doctrinal poems and brings out the conflicts and contradictions in the poem. He quotes specific examples from the poem to prove that the supreme act of sin is combined with the supreme act of virtue. तो अगेन फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि supreme act of sin जो है वो कंबाइन है supreme act of virtue से in the prison of Christ. So guys, thanks for watching this video and please stay tuned with ePlanet.